आशा करता हूँ आप लोग ठीक से पढ़ रहे होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बहुत से लोगों को इंट्रोडक्शन देने में प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। सपोज कीजिए हम कहीं कॉलेज में गए, हमें इंट्रोडक्शन देना है, या क्लास में गए इंट्रोडक्शन देना है, या फिर हमें जॉब पे गए वहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। एक लाइन भी बोली जाती है हमेशा, एक सेइंग है इंग्लिश में, जिसे बोला जाता है कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा आपका पहला इंप्रेशन होगा वैसे ही आपका लास्ट इंप्रेशन भी रहेगा। तो उसी को लेकर इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक पर्सन जान सकता है आपको कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हमें किस तरह से इंट्रोडक्शन देंगे अपना। तो इंट्रोडक्शन किस तरीके से देंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जो आपको ये इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, इसमें अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शन होंगे। जैसे आप ये इंट्रोडक्शन जॉब में भी दे सकते हैं, आप कॉलेज में हैं तो वहां भी दे सकते हैं, या फिर आप कहीं पे इंटरव्यू कर रहे हैं जॉब के हिस्से, तो वहां भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना। किस तरीके से होगा, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं हमें जो फॉलो करने होते हैं टाइम पर, कि जब भी हम इंट्रोडक्शन देंगे तो सबसे पहले हमारी ग्रीटिंग्स, किसी को ग्रीट करेंगे। सेकेंडली फिर अपना नाम बताएंगे, फिर हमारी एज आएगी, फिर लोकेशन आएगी, फिर फैमिली आएगी। ये हमारा हो जाता है जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें हम अपना जनरल बताते हैं कि हम कहीं पे अगर हम बता रहे हैं अपना जनरली इंट्रोड्यूस करना है तो हम ये बता सकते हैं। लेकिन जो क्वालिफिकेशन वाला फैक्टर है, पोजीशन इन कंपनी है, एक्सपीरियंस है, या हॉबीज हैं, ये हम अक्सर इंक्लूड करते हैं। या तो हम कॉलेज में बता रहे होते हैं, या फिर हम कहीं पे, ज़्यादातर ये जॉब्स के लिए यूज़ होता है कि हम जॉब्स में कहाँ पर इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो आगे चलते हैं। तो जो मैंने बताया, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मतलब होता है किसी को नमस्ते कह रहे हैं हम किसी को, या फिर हम ग्रीट कर रहे हैं एक तरीके से। तो ग्रीटिंग दो तरीके की होती है। तो आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है। तो बहुत से लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल में प्रॉब्लम होती है। फॉर्मल क्या होता है, बेसिकली फॉर्मल में आप लोग किसी अथॉरिटी को, जो आपसे कोई बड़ा होगा, उसके लिए आप करेंगे। जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपका बॉस हो सकता है, इट कैन इवन बी योर प्रिंसिपल, इट कैन इवन बी योर टीचर्स। तो उसके लिए आप ये यूज करेंगे। बट फॉर इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सारे आपके फ्रेंड्स आएंगे, तो उनके लिए आप ये वाली ग्रीटिंग्स यूज करेंगे। तो फॉर्मल में क्या होगा, जैसे हम यूज करेंगे हेलो। तो जैसे दिख रहा है हमारा हेलो, हमने कोई सपोज कीजिए हमारा कोई आ गया बड़ा, तो हेलो या व्हाट्सअप हम यूज करते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर हम बॉसेस के लिए भी हम यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये हम यूज करते हैं उनके लिए। क्लियर। तो ये चीजें हो जाएंगी। और इनफॉर्मल में हमारा फ्रेंड्स है, या फिर हमारे से कोई छोटा है, तो उसको हम हे, हाय, यो और हे हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारी ग्रीटिंग्स में हो जाएंगी। आगे कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट आएगा नाम। तो अपना नाम बताएंगे। तो आप बहुत बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम अमिताभ। और ये जो लिखा हुआ है आई एम अमिताभ, ये दोनों सेम ही है। बस इंग्लिश में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं क्या है। तो बस जैसे ये एम लिखा हुआ है, तो एम में से एक चीज एम ए हटा दिया तो उसमें सिर्फ एम रहेगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया अपॉस्ट्रोफी और एम, तो ये बन गया आई एम। बोला इससे वैसे जाता है, लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। तो आई एम अमिताभ। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं माई नेम इज अमिताभ। सपोज कीजिए आप लोग टेलीफोन में बात कर रहे हैं, उस टाइम पे आप बात करना चाहें, किसी को बताना चाहें अपना नाम क्या है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस इज। तो आप दिस इज और अपना नाम यूज करेंगे। तो दिस इज अमिताभ, दिस इज रोनी, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट चलेंगे अगर हम, तो हमने देख लिया कि इस तरह से हमने नाम के बारे में बताया। अब हम देखेंगे लोकेशन, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, आप उसका बता सकते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले सिंपल से ही हम शुरुआत करेंगे। तो जैसे लिखा है आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई एम फ्रॉम यूपी। तो हमने सिंपल बता दिया कि प्लेस मतलब जगह बताइए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। तो आई एम फ्रॉम यूपी। प्लेस बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने प्लेस से लिखा है। प्लेस इसकी वजह से लिखा गया है ताकि ये जो आप जगह है अपने आप डिसाइड कर सकते हैं जहाँ के रहने वाले हैं। या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं आई कम फ्रॉम डैश। आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन डैश। क्या मतलब है इसका, कि मैं पला और बड़ा यहाँ पे था। तो आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन, जिस भी जगह पे आप हैं वो यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास सिचुएशन ये आई कि आप पैदा कहीं हुए थे और बड़े बड़े कहीं और पर। बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो कहीं पैदा होते हैं और पढ़ते कहीं और पढ़े, क्योंकि पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है जॉब्स का, या फिर उनका घर शिफ्ट हो जाता है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई वॉज बॉर्न, जैसे मैं बोलूंगा आई वॉज बॉर्न इन उत्तराखंड बट रेज्ड इन उत्तर प्रदेश, की मैं पैदा तो उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन आई वॉज born and brought up in आई वॉज brought up in उत्तर प्रदेश। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई ग्रू अप इन दिल्ली बट नाउ आई लिव इन उत्तर प्रदेश। मैं बड़ा तो ऐसे दिल्ली में हुआ था, लेकिन अभी मैं कहाँ रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में।
आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव बीन लिविंग इन यूपी फॉर 20 ईयर्स, कि मैं 20 साल से यूपी में रह रहा हूँ। तो ये आपका लोकेशन के बारे में हो जाएगा कि हम किस तरीके से लोकेशन बताएंगे अपनी लोकेशन। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में, कितने मेंबर्स आपके फैमिली में रहते हैं। जैसे लिखा आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, बिल्कुल बेसिक है एकदम। उसके बाद थोड़ा उसको चेंज कर सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 5। ठीक है, कि मैं ऐसी फैमिली में हूँ जिसमें 5 मेंबर हैं। क्लियर। फिर लिखा आई एम वन ऑफ 4 सिबलिंग्स, कि मैं 4 भाई बहनों में से एक हूँ। क्या मतलब है? सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई या बहन। ठीक है, तो सिबलिंग्स मीन्स भाई या बहन। तो अगर जब हम भाई बहन की बात करेंगे तो हम सिबलिंग्स यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने 4 भाई बहनों में से एक हूँ। अगर आप सिर्फ अकेले बच्चे हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं आई एम एन ओनली चाइल्ड। या फिर अगर आपका एक बड़ा भाई या फिर बहन भी आप यूज कर सकते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर। एल्डर मतलब बड़ा एंड यंगर मीन्स छोटा। तो आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। या फिर आप अपने सिचुएशन के अलावा हिसाब से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी रहती है एज, कि आप एज कैसे बताएंगे। आप एज बता सकते हैं सिंपल आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी एज है वो यूज कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को एज बताने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, जैसे लेडीज वेमेन होती हैं, वेमेन को ज्यादा अपनी एज बताने की थोड़ा उनको ऑकवर्ड सा फील होता है, तो वो ये यूज कर सकते हैं अपनी एज के बारे में। अगर बताना ना चाहें तो यूज कर सकते हैं आई एम इन अर्ली 20s, आई एम इन अर्ली 30s, ये भी यूज कर सकते हैं। अर्ली 20s का मतलब 20s मतलब आपकी जो एज है वो 20 से लेकर 29 तक के बीच में है। क्लियर। 30s मीन्स 30 से लेकर के अभी 39 के बीच में है। ऐसे ही 40s, 50s, 60s ये सब आप यूज कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपकी एज 21, 22, 24 तक, 25 तक है सपोज कीजिए, तो ये आपकी अर्ली हो जाएगी। या फिर 24 ही रहने दीजिए इसको यहाँ पर। अगर आपकी 21 to 14 है तो आप यूज करेंगे, 21 to 24 है तो आप 20 यूज कर लेंगे, अर्ली 20s। और आप 25, 26, 27 है, 25 to 27, तो आप इसको मिड कह सकते हैं क्योंकि बीच में आता है, तो ये बन जाएगा आपका मिड 20s। और आपका एंड आ रहा है जैसे 28 या 29 आ रही है तो आप बोलेंगे लेट 20s। क्लियर। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है एज को डिफाइन करने कि किस तरीके से हम एज के बारे में बताएंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब आगे देखेंगे हॉबीज। यहाँ पे कभी कभी हॉबीज का क्वेश्चन भी आता है कि आप हॉबीज बता देते हो। हॉबीज क्या होती है? फ्री टाइम एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जो आप फ्री टाइम में करना चाहें उसको हम बोलेंगे हॉबीज। क्या मतलब है कहने का? कि सपोज कीजिए आप 4 से 5 खाली बैठे थे, तो आपका मन किया आपने कुकिंग कर ली, आपने आप खाली बैठे हुए थे, आपने बुक्स ले ली, आपने गाना गा लिया, आपने गाना सुन लिया, तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो इसको हम फ्री टाइम एक्टिविटी बोलेंगे। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को ये डिफरेंस आप पता नहीं होता है कि हॉबी में और जॉब में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोग बोलते हैं टीचिंग इज माई हॉबी, लेकिन वो फुल टाइम जॉब कर रहे थे। हॉबी मतलब थोड़ी टाइम की एक्टिविटी, लेकिन वो फ्री टाइम में आप करते हैं। क्लियर। तो हॉबी, आई होप आपको हॉबी क्लियर हो गया क्या मतलब होता है इसका। तो आप कैसे बताएंगे? जैसे बोलते हैं आई एम बिग फैन ऑफ किसके, जैसे सपोज कीजिए आपको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो आप यूज कर सकते हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ कुकिंग, कि मैं वो खाली टाइम पे यूज कर सकता हूँ। जनरल सी मैंने इधर जनरल वाली चीजें नहीं लिखी कि माई हॉबी इज दिस या माई हॉबी इज दैट, एकदम जनरल हो जाता है। इसके मैंने थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करी है। तो माई हॉबी इज बोलना भी गलत नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, वॉचिंग टीवी, कुकिंग, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके हैं, जैसे इसमें यूज किया आई एम बिग फैन ऑफ कुकिंग, ये भी बोलना सही है। आई एम अ कीन या फिर एविड रीडर ऑफ बुक्स, की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी बुक्स पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एविड रीडर, आई एम एविड बुक रीडर, ये भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम रियली इनटू, सपोज कीजिए आप फ्री टाइम में स्विमिंग करना पसंद करते हैं, तो ये भी सोचते हैं आई एम रियली इनटू स्विमिंग, या फिर आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, तो आप ये भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसमें हम बता सकते हैं कि आपकी हॉबीज क्या क्या है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे अगर आप, तो नेक्स्ट में आपका क्या है क्वालिफिकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये ज्यादातर आप लोग जॉब में ही बताते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तो जैसे आई एम डूइंग बीएससी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि मैं बीएससी कर रहा हूँ कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बहुत से लोग इसको आई एम डूइंग ना बोल के परसुइंग बोलना चाहते हैं, बोलना थोड़ा अजीब रहता है और थोड़ा गलत भी माना जाता है, तो इसलिए आई एम परसुइंग बीएससी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको जितना हो सके आप अवॉइड ही करें उतना अच्छा रहेगा।
आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। अगर आप थर्ड ईयर में हैं और आप ग्रेजुएट होने वाले हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन डैश सब्जेक्ट। तो आई हैव बैचलर्स डिग्री इन डैश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए बीएससी है, बीए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम अ डैश ग्रेजुएट। ये सब्जेक्ट जो लिखा है सब्जेक्ट भर दीजिए अपना, आई एम अ बीएससी ग्रेजुएट, आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, तो इधर सब्जेक्ट का नाम आएगा सिर्फ। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, ये आएगा, यहाँ बीएससी नहीं आएगा। क्लियर? तो क्योंकि जो डिग्री मिलती है वो बैचलर्स की डिग्री मिलेगी या फिर मास्टर्स की डिग्री मिलेगी, लेकिन जब ग्रेजुएट होंगे आप किसी सब्जेक्ट में होंगे, तो कॉमर्स, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। अब ऐसे भी, और सपोज कीजिए बहुत से लोग होते हैं जैसे कंप्यूटर कोर्सेज कर लेते हैं या फिर और कोई कोर्स कर लेते हैं सिंपल सा, तो उसकी आप या तो ड्यूरेशन लगा दीजिए या उसका टाइम लगा दीजिए थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो उसमें क्या, आई हैव कंप्लीटेड अ 72 आवर कोर्स इन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट उसमें लिख सकते हैं कि मैंने कंप्यूटर में 72 आवर का कोर्स कंप्लीट किया है। आई होप क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट आपकी जो होगा फिर पोजीशन एंड कंपनी। अगर आप किसी और जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं जॉब में रहते हुए, तो आप ऐसे यूज करते हैं आई वर्क एट अ कंपनी इन डैश डिपार्टमेंट। जिस कंपनी में आप रहे उसका नाम दीजिए, जैसे आई वर्क एट इन्फोसिस, आई वर्क एट इन्फोसिस इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट, या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट हो आप उसके यूज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई वर्क इन जनरल एरिया या फिर सेल्स। जनरल एरिया कौन सा, आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे सेल्स या फिर मार्केटिंग, या फिर आप जो भी आप कैसे करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई वर्क एज एन अकाउंटेंट, आई वर्क एज अ टीचर, आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप पोजीशन पे वो बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आएगा आपका एक्सपीरियंस, कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। आई वर्कड इन द फील्ड ऑफ आईटी, जैसे आपने बोला कि मुझे आईटी फील्ड का एक्सपीरियंस है, कितने साल का, जैसे मैंने बोला 3 साल का। या आई वर्कड इन अकाउंट फॉर 3 years, तो ये हमारा एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो अगर मैं इस सबको सम अप करूं, अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो उसको मैं किस तरीके से कहूंगा, इसको हम बिल्कुल एकदम छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ हेलो, आई एम अमिताभ एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, I am an English postgraduate working as an English teacher and I'm a big fan of reading books। तो ये मेरा एकदम कन्वर्ट हो गया। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जिस तरीके से स्क्रीन पे दिखाया हुआ लिख रहा होगा आपको कि हेलो, माय नेम इज अमिताभ एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश एंड एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर, आई एम अ बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स। तो आप इस तरीके से भी आप इसको बता सकते हैं कि आपका कैसे है। तो आपने देखा कि आप स्टेप्स में बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये एकदम बिल्कुल, इसमें आपको दिख रहा होगा मैंने आपको 7 या 9 जो जनरल स्टेप्स बताई थी, ये 5 स्टेप्स बताई थी मैंने जनरल की। क्लियर? अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है तो पीछे देख लीजिए। 5 स्टेप्स मैंने जनरल बताई थी, जिसमें मैंने नेम, फैमिली मेंबर्स, उत्तर और अपना आपका क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में बता सकते हैं, और आपकी एज क्या है उसके बारे में बता सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको थोड़ा चेंज करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं हेलो, माय नेम इज अमिताभ एंड आई एम 24 year old English postgraduate from Uttar Pradesh and I'm presently working as an English teacher. I am a really big fan of reading books and cooking। तो आप ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो बोलने के अलग अलग तरीके होंगे, जिस तरीके से आपकी इंग्लिश धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी उस तरीके से आपको पता चलेगा कि आप इन सेंटेंसेस को किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। So this is all about introduction. How do we introduce ourselves? How should we introduce ourselves? These were the steps involved in the introduction. So thank you. आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो आप जरूर कमेंट में शेयर कीजिए। थैंक यू।